हाय एस्पारेंट्स, O2 आईज अकेडमी के चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये सारथी सीरीज चल रही है एचपी नैब तहसीलदार के लिए और आसपास के जैसे एलाइड वगैरह के एग्जाम है। मैं इसमें करंट अफेयर का सेक्शन लेता हूँ। मेरा नाम है संतोष सिंह बराड़ और मैं इस सीरीज में काफ़ी सारे पहले भी लेक्चर ले चुका हूँ। जैसे कि हम लोग बैकवर्ड जा रहे हैं, दिसंबर 2021 के जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर हो चुके हैं। अब हम जुलाई टू नवंबर के जो करंट अफेयर्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। और इस सीरीज में मैं कैटेगरी वाइज जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल रहे हैं। ये बातें उनके लिए जो पहली बार आए हैं। तो जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको O2 आईएएस अकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे वहां पे मिल जाएगी। वहाँ एक फ्री कोर्स है, उसमें आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो आप अकॉर्डिंगली चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। वहाँ पे सारे पीडीएफ नोट्स और बाकी जैसे कि टेस्ट सीरीज वगैरह है वो अवेलेबल है। ठीक। तो आज जैसे पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारी बेसिक सी बातें डिस्कस करी थी, वही मेरा जो टाइम स्पैन चल रहा था जुलाई टू नवंबर के बीच, जो नेशनल न्यूज़ है उसके बारे में हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े थे। एक लेक्चर था पूरा। तो आज जो है वो आगे हम लोग लेक्चर प्रोसीड करते हैं बिना किसी टाइम खराब किए हुए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप पैरेलल चैट में लिख सकते हैं, मैं एंड पे इन डाउट्स को रिप्लाई कर दूंगा, चैट में रिप्लाई कर दूंगा। तो शुरू करते हैं जी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि इन दिनों न्यूज़ में थे। तो एक बात शुरू करते करते, इन दो तीन चीज़ों की वजह से बहुत सारी खबरें पिछले 6 महीने में देखने को मिल रही। सबसे बड़ा फैक्ट है उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर के इलेक्शंस। इनके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी करंट अफेयर की खबरें हैं जो हमें पढ़नी पड़ रही हैं। तो मैंने भी इंक्लूड किया है यहाँ। यूपी के बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, मणिपुर के ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, पंजाब के ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स होंगे जो कि न्यूज़ में चल रहे थे। आप लोग इन सभी को रट्टा मत मारिएगा, बट एक बार गो थ्रू जरूर करना है। कई बार इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि नई नई स्कीम्स लॉन्च हो रही है। दूसरी बात, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, जो कि इंडिया जो है 75 ईयर्स का हो गया, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। तो पिछले साल हर एक मिनिस्ट्री ने आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पे कोई ना कोई एक इनिशिएटिव लॉन्च किया ही है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो उनको भी एक बार आपने गो थ्रू करना है। सारा आप याद नहीं कर पाओगे, जितना हो जाए बहुत है। मैं बहुत ज़्यादा इसको लेके पॉजिटिव नहीं हूं कि इन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट स्टिल एक बार गो थ्रू करेंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है। तीसरा जो लास्ट पॉइंट है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंटिन्यूसली न्यूज़ में बनी रहती हैं। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स हैं, वो किसी ना किसी चीज़ को मिलते रहते हैं। तो मैंने कंपाइल उनको किया हुआ है जगह जगह डेट्स के अकॉर्डिंगली। लेकिन एंड पे आप एक काम करना, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा इस साल के पूरे जो पिछले 6-8 महीने के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग हैं, किस चीज़ को किस स्टेट के लिए दिया गया। ठीक। तो इन तीन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। लेक्चर में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो इलेक्शन के साथ जुड़ी हुई हैं, अकॉर्डिंगली हमें उनको रीड करना है, रट्टा मारना है, वो मैंने आपको बता दी। ठीक है। तो पहला, जैसे महाबाहु ब्रह्मपुत्रा रिवर हेरिटेज सेंटर जो गुवाहाटी में ओपन करा गया है, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने ओपन किया था। इसके अलावा सेकेंड जो न्यूज है दैट इज कि हमारे प्रधानमंत्री ने मेगा टेक्सटाइल पार्क्स अप्रूव करे हैं देश में ना। 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स लगने, जिस स्कीम का नाम है पीएम मित्रा। मेगा टेक्सटाइल पार्क्स, रीजन अपैरल पार्क्स जो बनेंगे, इस स्कीम का नाम है पीएम मित्रा। अगर आप पीएम मित्रा की बात करेंगे तो इट इज लाइक मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स। बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो इशू है वो ये है कि हर एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसी डिफरेंट एस्पेक्ट पे काम कर रहा है। कोई कोई फैब्रिक पे काम कर रहा है, कोई कोई किसी टाइप के फैशन अपैरल्स पे काम कर रहा है, कोई पैकिंग कर रहा है, कोई एम्ब्रॉयडरी कर रहा है। तो उनकी लोकेशंस ना अलग अलग हैं। उनको एक ही जगह पे अगर वो अवेलेबल रहेंगे तो जो इंटरऑपरेटेबिलिटी ऑफ बिजनेसेस हैं, बी टू बी जो उनका ऑपरेशन होता है कि एक कपड़ा अगर फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है तो वो 2-3 यूनिट से होके गुजरेगा। अगर वो यूनिट एक ही जोग्राफिकल लोकेशन पे अवेलेबल होंगे तो वहाँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगा, और धीरे धीरे इस इंडस्ट्री का जो ओवरऑल स्कोप है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से पीएम मित्रा जो स्कीम है वो लॉन्च करी गई है। इसके लिए जो 7 मेगा पार्क्स लगाए जा रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ही होने वाला है। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप किया जाएगा, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएंगे। ये एक इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंटिटी होती है सरकार की या किसी की भी। तो यहाँ पे ये सरकारें जो हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चलेंगी, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्टेक रहेगा, जिन स्टेट्स में इनकी लोकेशन फाइनलाइज होगी उनका भी स्टेक रहेगा, और कुछ प्राइवेट एंटरप्राइजेस को वहां पे इंक्लूड करेंगे। तो इस मॉडल से हम लोग देश में 7 ऐसे पार्क्स बनाने जा रहे हैं।
हालांकि इनकी लोकेशन अभी फाइनलाइज होनी है, उसका एक अलग से प्रोसेस है जो स्टेट गवर्नमेंट्स अकॉर्डिंगली करेंगी और उन्हीं के अकॉर्डिंगली वहां पे सेटअप होगा। ठीक, उस प्रोसेस को आप नहीं पढ़ना, उस वो जरूरी नहीं है। हाँ, यहाँ वो 5F फॉर्मूला जरूर इन्होंने दिया है कि 5F फॉर्मूला पे बेसिस होगा, जिसका मतलब क्या है जी, 5F क्या है? फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। फार्म टू फाइबर यानी कि एक फार्मर ने अगर कोई भी कॉटन की क्रॉप है उसको उगाया है, तो वहाँ से उसको कैसे इनिशियल लेवल की प्रोसेसिंग करना, फाइबर से उसको फैक्ट्री में उसको फैब्रिक बनाना, देन फैक्ट्री टू फैशन की उसको कैसे फैशन अपैरल्स में डेवलप करना है हमें, और फाइनली एक्सपोर्ट कर देना है। तो 5F फार्मूला जो है वो पीएम मित्रा स्कीम के साथ एसोसिएटेड है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीएम मित्रा जो है वो प्रूव करेगी वो किसके लिए है, वो टेक्सटाइल रीजन के लिए, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है, तो अकॉर्डिंगली याद करिएगा। रिसेंटली इंडिया जो है ऑफिशियल मेंबर बन चुका है किसका? हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल का। ये जो ग्लोबल गोल है इस कोएलिशन का, वो ये है कि जो 30% दुनिया का ओशियन और लैंड का एरिया उसको प्रोटेक्ट करना। इस कोएलिशन के बारे में जो बेसिक जानकारी है, इंडिया जो है ब्रिक्स में से पहला ऐसा देश बना है जिसने इनको ज्वाइन किया, यानी कि ब्राजील, रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका इसके मेंबर अभी नहीं है। सिर्फ ब्रिक्स में से इंडिया ही इकलौती कंट्री है। और ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल है जो भी इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने की हम लोग बात कर रहे हैं, जो स्पीशीज है, वाइटल फ्लोरा एंड फौना, उसको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। 2019 में इसको लॉन्च करा गया था। कोस्टा रिका, फ्रांस एंड ब्रिटेन आर द अदर मेंबर्स। इनकी लोकेशंस आप मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको दिखाई है। कोस्टा रिका भी आपको पता है सेंट्रल अमेरिका में, फ्रांस और ब्रिटेन तो दीज आर द फेमस कंट्रीज, एवरीबडी नोज देयर इन द वेस्ट वेस्ट पार्ट ऑफ यूरोप। तो ग्लोबल 3030 जो इनिशिएटिव टारगेट है वो इसी स्कीम, इसी कोalition का है और इंडिया इसका मेंबर बन चुका है। ये बेसिक सी बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा दून ड्रोन मेला कहाँ पे रखा गया? वही उत्तराखंड वाली बात आ गई कि देहरादून में इस तरीके का काम अभी एज ऑफ नाउ हो रहा है। ठीक है जी। अब ड्रोन इंडस्ट्री, ड्रोन एज ए सर्विस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, ड्रोन्स का बहुत बड़ा यूटिलिटी होगा। तो हम हर जगह हर एक एरियाज में इस तरीके का इनोवेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके थ्रू प्रमोशन हो रहा है। अब स्पेस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई न्यूज, प्रधानमंत्री ने एक रिसेंटली एक नई एजेंसी को इनॉग्रेट करा है जिसका नाम है इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इंडियन स्पेस एसोसिएशन ये क्या होगी? बेसिकली जस्ट लाइक फिकी लाइक बॉडी बनेंगे जिसमें सारी जो कंपनीज स्पेस इंडस्ट्री या स्पेस में डील करने वाली कंपनी, स्पेस में इनोवेशन करने वाली कंपनीज का एक एसोसिएशन हमने इनॉग्रेट करा है, सो दैट की जो स्पेस इंडस्ट्री में भारत विश्व गुरु बन सके और यहाँ पे एक नया इकोसिस्टम हम लोग डेवलप कर सके। ठीक, तो ये काफी सारे एस्पेक्ट्स पे ये एजेंसी काम करेगी जो मेरे हिसाब से आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। एज फार एज स्पेस इज कंसर्न, तो भारत में अर्लियर जो सरकारी एजेंसी है वो इसरो है, जो गवर्नमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे काम करता है। इसके अलावा इसरो के कुछ कमर्शियल आर्म्स है। कौन से हैं जी कमर्शियल आर्म? अंतरिक्ष कॉरपोरेशन है या NSDIL है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, है ना। ये दो ऑलरेडी कमर्शियल आर्म्स हमारी इसरो ने बनाए हैं जिसकी वजह से वो बहुत सारा पैसा भी कमाते हैं प्राइवेट लिमिटेड से। सिमिलरली हम ऐसा इकोसिस्टम प्राइवेट कंपनीज का और बनाना चाहते हैं जिसके चलते इंडिया स्पेस एसोसिएशन हमने लॉन्च करा है। ठीक, अब माई पोर्ट ऐप रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, तो वो कोलकाता सिटी के लिए करी है। तो जो डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ पोर्ट है, पोर्ट ऑपरेशन है, उसको स्मूथ करने के लिए माई पोर्ट ऐप कोलकाता के लिए लॉन्च करा गया है। अब हालांकि बजट में भी इसकी काफी ज्यादा डिस्कशन हुई। प्रधानमंत्री जो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, ये एक हॉलिस्टिक लगभग 110 करोड़ का जो प्लान है वो हमारे सरकार ने काफी टाइम से हो हल्ला किया हुआ था कि हम लोग ऐसा करने वाले हैं। बजट में भी इसके बारे में काफी सारी डिस्कशन करेगी। एज फार एज दिस प्लान इज कंसर्न, आपको इसके बारे में क्या याद रखना है कि देखिए बहुत टाइम से, ये 2011-12 से इंडिया की जो गवर्नमेंट है, सब्सिक्वेंट सरकार है, उस टाइम यूपीए थी, अब एनडीए की गवर्नमेंट है, सब्सिक्वेंट सरकारें जो कोशिश कर रही हैं वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जो नौकरियां हैं, देश की जो सेमी स्किल्ड लेबर है उसको नौकरी मैन्युफैक्चरिंग दे सकता है। अब मैन्युफैक्चरिंग को अगर हमें बढ़ावा देना है तो वी हैव टू कनेक्ट आर हिंडरलैंड इंडस्ट्रियल हब्स। हिंडरलैंड इंडिया जो डीप सुदूर, जो पोर्ट से दूर वाला ऐसी हब्स हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है या हो रही है, उनको अच्छे
इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट करना है ना। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए गए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगी, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स बनाए गए। तो इन दिस सीक्वेंस राइट नाउ वी हैव कम अप, पहले हम लोग नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन की बात कर रहे थे, अब उसी को हमने और अपग्रेड करके ये पीएम गति शक्ति प्लान दिया है। इससे क्या होगा, दो तीन चीजें। लॉजिस्टिक्स, बेसिकली अगर मैं आपके लिए सिंगल वर्ड में बात करूं तो ये लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड स्कीम है। यहां पे हम लोग सड़कें अच्छी बनाएंगे, पोर्ट्स को अच्छा डेवलप करेंगे, रेलवेज को अच्छा डेवलप किया जाएगा, वाटरवेज को डेवलप करा जाएगा, एयरवेज को डेवलप करा जाएगा, जितने भी लॉजिस्टिक्स को लेके एस्पेक्ट्स पे काम हो रहा है वो किया जाएगा। और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स इनोवेशन में भी ये लोग काफी सारा काम यहाँ पे करने वाले हैं। तो एग्जिस्टिंग जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन थी जो 2019 में लॉन्च करी गई थी, उसको ये सबयूम कर लेगा। अब होगा क्या अगर ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो जाता है, हालांकि हमारे देश में इंप्लीमेंटेशन को लेके बहुत बड़े चैलेंज है, अगर हो जाता है तो यस कॉस्ट काफी कम हो जाएगा, चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का कॉस्ट कम होगा, तो उनको हम लोग सस्ते रेट में भी बेच सकते हैं, कंपिटिटिव प्राइस में बेच सकेंगे, एक्सपोर्ट कंपिटिटिवनेस भारत का बढ़ेगा। दूसरा, इसके साथ साथ टाइम जो है एफिशिएंट अगर हो जाता है हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम, तो समय कम लगेगा। किसी भी एक यूनिट से अगर सामान बेचा जा रहा है, पोर्ट तक पहुंचने का जो समय है वो काफी हद तक रिड्यूस हो सकता है अगर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बन जाता है। तो टाइमली डिलीवरी, सस्ते भाव में डिलीवरी अगर किसी प्रोडक्ट की हो रही है तो उसकी कंपिटिटिवनेस और क्वालिटी और क्लाइंट सेटिस्फेक्शन सब कुछ आ जाता है, तब जाके भारत जो है वो एक्सपोर्ट हब बन सकता है। तो उसकी दिशा में ये प्रोजेक्ट है। हालांकि इस साल के बजट का भी जो मेन थीम है वो गतिशक्ति ही था, अमृतकाल। ठीक, उसके बाद भारत को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है उसकी 6वीं टर्म के लिए री इलेक्ट कर लिया गया है। 6ठी बार री इलेक्ट हुआ है, 3 साल की यहाँ पे टर्म होती है, जनवरी 22 से लेके दिसंबर 24 तक ये टर्म हमारी चलने वाली है। ठीक, तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी। ये मैंने मैप डाला है आपके नोट्स पर्पजेस के लिए डाला है, जब मैं पीडीएफ दूंगा तो देख लीजिएगा। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो प्रोग्राम है, तो जितने भी देश के इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं उनको हम लोग रेलवेज, रोडवेज, ब्रिजेस, इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। हिंडरलैंड इंडिया को पोर्ट से इन बिटवीन इंट्रा कॉरिडोर जो कनेक्टिविटी है, या पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी है, नियर बाय ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी के साथ कनेक्टिविटी, उन सारी चीज़ों को बढ़ावा देने की कोशिश हम लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं। ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग प्लान आया था, जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जोन प्लान जो है वो 2011-12 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम से ही शुरू हुआ। बाद में इसको हमने मेक इन इंडिया में ट्रांसफॉर्म किया। मेक इन इंडिया के बाद वो नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन, अब वो गति शक्ति प्लान आ गया। नाम भी चेंज हुए हैं, विजन भी चेंज हुए हैं, हो सकता है कुछ इंप्लीमेंट भी हो जाए। ठीक, अब अगली खबर है उत्तर प्रदेश से। प्रधानमंत्री ने वहां पे कुशीनगर में एक नया जो एयरपोर्ट है वो डेवलप किया। तो वहाँ महापरिनिर्वाण स्थल जो है लॉर्ड बुद्धा का, कुशीनगर में ही है, वो आप हिस्ट्री में ऑब्वियसली पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो उसको टूरिस्ट्स काफ़ी आते हैं पिलग्रिम्स के लिए, तो एक नया एयरपोर्ट वहाँ पे ओपन किया गया। हालांकि ये वो प्रो इलेक्शन वाली न्यूज़ है, एक बार गो थ्रू करना है, दैट्स इट। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक नया ऐप लॉन्च करा है, उसका नाम है गरुड़, द गरुड़ा ऐप। इस ऐप का जो मेन पर्पज रहेगा कि जो पोलिंग स्टेशन है उनकी डिजिटल मैपिंग करी जाएगी। उसके बाद वहाँ जो भी काम हो रहा है, इलेक्शन का जो काम हो रहा है, जिसमें सबसे बड़ा काम रहता है कि हम लोग ईवीएम्स को डिप्लॉय करते हैं, ईवीएम्स क्लोज होने के बाद वापस पोलिंग उन पे आती हैं, कलेक्शन सेंटर्स पे आती हैं, लॉक किया जाता है। बहुत बार वीडियोस आई, जैसे बिहार इलेक्शन में आई, ईवीएम पुरानी गाड़ी किसी प्राइवेट गाड़ी में आ रही हैं, डिलेड जा रही हैं। तो उन सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंटली एक कोऑर्डिनेटेड वे से देखने के लिए और मॉनिटर करने के लिए गरुड़ा ऐप इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया। अच्छी खबर है, पेपर में आ सकती है। एक वर्ल्ड एसोसिएशन है जी, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज, WAIPA। तो वहां पे इन्वेस्ट इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, एज अ चेयर उस वहां पे नॉमिनेट किया गया है, इनको अपॉइंट किया गया है। जो इन्वेस्ट इंडिया है ये नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है। लोकली हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, ऑप्शंस देख रहे हैं, उनके लिए एक प्रमोशन बॉडी है। तो उसको इंटरनेशनल बॉडी में एज अ चेयरमैनशिप दिया गया अगले 2 साल के लिए। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट एक डिजिटल बुक लॉन्च करा गया, इनोवेशंस फॉर यू।
है ना, वो डिजिटल बुक का नाम क्या था, एम। तो जो अटल इनोवेशन मिशन है नीति आयोग के अंडर, उन्होंने इस बुक को लॉन्च करा है। और जैसा सा इनका काम है कि स्टार्टअप्स, जो स्टार्टअप मिशन है डिफरेंट डोमेन्स में, उनकी सक्सेस स्टोरीज वहां पे लेके आई जाएंगी। भारत में एंटरप्रेन्योरशिप की जो कमी है, सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, उसको जगह जगह से भरने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दिस, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक मार्केट सेगमेंट लॉन्च करा है, ग्रीन डे अहेड मार्केट। ग्रीन डे अहेड मार्केट इट इज रिलेटेड टू क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटिंग कंपनी है। तो वो कंपनी, कोई भी कंपनी, वो कंपनी अपनी जो भी एनर्जी प्रोडक्शन है, जो भी वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको इंडिया एनर्जी एक्सचेंज पे उसकी खरीद फरोख्त कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो वहां पे करी जा रही हैं। उसके बाद लोकल हिमाचल की न्यूज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वीवर सर्विस एंड डिजाइन रिसोर्स सेंटर सेटअप करने का प्लान किया है। कहाँ पे किया है जी, कुल्लू इन हिमाचल प्रदेश। तो क्या करेगा, ये जो भी कंट्रीब्यूशन है लोकल हैंडलूम प्रोजेक्ट्स हैं, उनको ग्लोबल मार्केट तक ले जाने की कोशिश करेंगे। वैसे भी उस एरिया के, जो आपके कुल्लू के एरिया के हैंडलूम प्रोजेक्ट्स हैं, जो हैंडलूम वीवर्स हैं, दे आर फेमस अक्रॉस द कंट्री। तो वहां से इसको और आगे लेके जाने के लिए सेंटर ने इस पर्टिकुलर वीवर सर्विसेज और डिजाइन रिसोर्स सेंटर को वहां पे लेके आए। ठीक, लोकेशन याद रख लीजिएगा, कुल्लू में किया गया। अब ये अगेन उत्तर प्रदेश की फिल्लर खबर है, बट स्टिल एक बार बता देते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम है सरकार की, यूपी की, यूपी में वैसे तो सारी चलती है, यूपी की जो स्कीम है उसकी ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया है। शी बिलोंग्स टू हिमाचल प्रदेश। चलो, हालांकि उनके विचारों से मैं बहुत ज्यादा संज्ञान नहीं रखता, बट स्टिल शी इज अ गुड एक्टर। एंड उनको ये बना दिया गया, तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंगली, हल्का फुल्का आपको याद रह जाएगा। कंगना रनौत किसको याद नहीं रहते। तो उसके बाद व्हाइट अनियन, अलीबाग के व्हाइट अनियन, अब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से न्यूज है, अलीबाग व्हाइट अनियन को जीआई टैग मिला है। तो जितने भी जीआई टैग्स हैं, नॉर्मली कंफ्यूजन ये हो जाता है। अब अलीबाग, अब तो मैं बताऊंगा कि महाराष्ट्र में, आपको लगेगा आसान है, लेकिन आप बहुत सारे कंबाइन जब एक बार देख लेंगे तो बाद में आपको याद नहीं रहेगा कि अलीबाग अनियन किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो ऐसे अलीबाग अनियन को जीआई टैग मिला है, एंड इट बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। बस इतना सा। जीआई टैग की हम लोग बात आगे कर लेंगे कि क्या है, मेरे पास और भी टॉपिक्स है तो उनके साथ मैं बात करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, सीएसआईआर इंस्टीट्यूशन ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, सीएसआईआर का जो आईएचबीटी है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कहां पे है ना, पता होना चाहिए हिमाचल वालों को। तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश में, देश में पहली बार सिनामन कल्टीवेशन, सिनामन इज दालचीनी, दालचीनी का जो कल्टीवेशन है वो अपने देश में स्टार्ट किया है। और जो भी आज तक सिनामन आता है वो श्रीलंका या वैसे तो होता है इंडिया में, थोड़ा बहुत ही होता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है सदर्न टिप ऑफ इंडिया से, और बाकी जितना भी है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश में एज अ पायलट प्रोजेक्ट, जस्ट लाइक डिस्ट्रिक्ट लाइक ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा एंड सिरमौर का जो बेल्ट है, इट इज हैज अ पोटेंशियल कि यहाँ पे सिनामन ग्रो हो सकती है, और आईएचबीटी ने इसी की कोशिश करी है। अगर इंडिया के स्टैट्स की बात करूं तो लगभग 909 करोड़ रुपए का सिनामन हम लोग हर ईयर इंपोर्ट करते हैं। और कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, मेजोरिटी ऑफ द इंपोर्ट आता है चाइना, दूसरा है वियतनाम, और तीसरा है इंडोनेशिया। मेजोरिटी इंपोर्ट यहाँ से होता है। इसके बाद है जो श्रीलंका एंड नेपाल, यहाँ से भी कुछ अमाउंट आता है। तो इकोनॉमिकली काफी बड़ा फायदा है, देश का जो करंट अकाउंट डेफिशिएट है उसको कम करने में एक छोटी सी पहल। और दूसरा, लोकल जैसे स्टेट्स हैं वहां पे लोकल यूथ या फार्मर्स के लिए इनकम अपॉर्चुनिटीज है। आपके लिए डिस्ट्रिक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, तो जरा देख लीजिएगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश ने एक यूनिक सा कैंपेन शुरू करा है जिसका नाम है स्वेच्छा। स्वेच्छा जो कैंपेन है, इट इज एसोसिएटेड विद कि जो भी स्टिग्मेटाइज किया जाता है, विमेन जो मेंसुरेशन है उसको स्टिग्मेटाइज करा जाता है, या पर्सनल हाइजीन पे उतना फोकस नहीं करा जाता। जो रिमोट एरिया की औरतें हैं वो इस बात को छुपाती हैं, पर्सनल जो पैड्स हैं, जो भी सैनिटरी नैपकिन्स हैं, उनको अच्छे से यूज नहीं करते हैं, अवेलेबिलिटी नहीं होती। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट भी है, अवेलेबिलिटी का इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है। तो बिहेवियरल एस्पेक्ट की इसका यूज करना है, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है, इसको स्टिग्मेटाइज नहीं करना है, इसकी अवेयरनेस के लिए एक कैंपेन चलाया। वो किस स्टेट ने चलाया, दैट इज आंध्र प्रदेश। ठीक। असम ने एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है फिश वाले, फर्स्ट ई फिश मार्केट है, ये आपको याद होना चाहिए। कौन सा स्टेट है जिसने पहली ई फिश मार्केट लॉन्च करी है, तो दैट इज असम। अपार्ट फ्रॉम दिस, तो रिसेंटली छत्तीसगढ़ में दो ऐसे प्रिजर्व्ड एरियाज हैं जिनको टाइगर रिजर्व का स्टेटस दिया है। तो वो कौन है जी,
एक है गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, एक तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिनको एज अ टाइगर रिजर्व अभी टैग मिला है। ये कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी 4 टाइगर रिजर्व्स हैं, मतलब ऑलरेडी 3 है, चौथा हो जाएगा। तो 3 बाकी 3 कौन से हैं? उदांती, सीता नदी, अचनाकमर और इंद्रावती। इंद्रावती रिवर है जो नीचे गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। तो इन 3 के साथ अभी एक चौथा ऐड कर दिया गया, एग्जिस्टिंग जस्ट लाइक गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऐसा करना किसका काम है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का काम है। वो ऐसे टैक्स दे सकते हैं, किसी भी ऑलरेडी प्रोटेक्टेड एरिया को नेशनल टाइगर रिजर्व बनाया जा सकता है प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर। ठीक, एक बात बता देना, ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का चेयरपर्सन कौन होता है? कमेंट में या चैट में। तो अब हम बात करते हैं एक फ्लोरल फेस्टिवल। तेलंगाना में एक बहुत फेमस फेस्टिवल है बाथुकामा फेस्टिवल। तो ये 9 दिन लंबा फेस्टिवल है। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं तेलंगाना के फेस्टिवल के बारे में? बिकॉज ये एक ना बहुत सुंदर फ्लोरल फेस्टिवल है। तो इस फेस्टिवल की कवरेज हर एक न्यूज़पेपर देता है। मैटर ऑफ फैक्ट जो इंडियन एक्सप्रेस, ट्रिब्यून जैसे अखबार है, वो कई बार फ्रंट पेज पे बड़ी बड़ी फोटोज लगा देते हैं। हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी इस पे एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बाथुकामा जो है वो किस स्टेट का फेस्टिवल है, किस टाइप का फेस्टिवल है? तो ये एक फ्लोरल फेस्टिवल है तेलंगाना का, और उनका स्टेट फेस्टिवल भी है। बस इतना सा याद रखिएगा। इसके अलावा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग पे अगेन क्वेश्चन है। वो क्या है? कन्याकुमारी का लॉन्ग है, कन्याकुमारी क्लोव, कारुपुर कलमकारी पेंटिंग्स, वुड क्रेविंग्स ऑफ कालाकुरिची। तो ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? दैट इज तमिलनाडु। अगेन बात कर रहा हूं, आप तो अभी तो तमिलनाडु लग रहा है, लेकिन करुपुर कलमकारी पेंटिंग्स कोई बाद में आपसे पूछेगा किस स्टेट की हैं, यू वोंट नो। तो इसके लिए इनको एक बार दोबारा से जब मैं पीडीएफ दूंगा एक जगह पे कंपाइल कर लेना। ज़्यादा प्रॉब्लम लगी तो मैं इस पे कोई एक सेशन डिफरेंट ले लूंगा। एज फार एज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज कंसर्न, तो आगे भी एक दो चीज़ें आनी है, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ जो भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनके कुछ कीवर्ड्स हैं। जस्ट लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ये पहल थी, उन्होंने एक एग्रीमेंट दिया, दैट इज ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक, ये बातें की कीवर्ड्स याद रखना जो जीआई के साथ जुड़े हुए हैं। ट्रिप्स दिया, ट्रिप्स ने सबसे पहले बेस रखा कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस को किस तरीके से हमें टैग करना है, अप्रूव करना है, क्या इनका इंपॉर्टेंस है। उसके चलते भारत ने वो जीआई जो एक्ट है, जीआई को एम्पावर करने वाला एक्ट सरकार हमारी लेके आई, और जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है जो इसके अंडर रजिस्टर किए जाते हैं, इसका एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, उस रजिस्ट्री को सेटअप करा जाता है। किसके अंडर किया गया? वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर किया जाता है। और इसकी कहाँ लोकेशन है? इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो इट इज लोकेटेड इन चेन्नई। किसके अंडर काम करती है? जो मेन हमारा पेटेंट्स से रिलेटेड ऑफिस है, जो भी पेटेंट रजिस्ट्रार है, उसके अंडर ये रजिस्ट्री काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ जो डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसके अंडर ये काम करता है। अब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में महाराष्ट्र सबसे आगे चल रहा है। हर एक स्टेट के अपने अपने जीआई टैग्स हैं जो भी उनकी डिस्टिंग्विश्ड प्रोडक्शंस हैं या चीज़ें हैं। तो उसको लेके हिमाचल प्रदेश के भी 10+ टैग्स हैं, और हर एक स्टेट के जो न्यूज़ में चलते हैं, हिमाचल के सारे, और जो पिछले 1 साल न्यूज़ में चल रहे थे वो सारे टैग्स आपको पता होने चाहिए। फिर भी अगर जीआई टैग्स के बारे में नहीं है तो इकोनॉमी की एक क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, वहां पे आइएगा और डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम दैट, तेलंगाना ने एक और अच्छा काम किया, वो है देश का पहला स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सॉल्यूशन। कोविड-19 पैंडेमिक को कंसीडर करते हुए पहला ई वोटिंग सॉल्यूशन किस स्टेट ने तैयार किया, ये सवाल पूछा जा सकता है। दैट इज तेलंगाना। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आने वाले दिनों में पब्लिक ही हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन इसको यूज करना शुरू करेगा, लेकिन ये इस तरीके की अगली पहल है जिसकी वजह से जो ज्योग्राफिकल बैरियर है वोट करने में वो काफ़ी कम हो जाएगा। जो एमएनसीज के एम्प्लॉयज़ हैं वो नहीं आते हैं बहुत दूर से। अगर कोई हिमाचल का बंदा नीचे बेंगलोर में नौकरी कर रहा है तो देर इज़ अ हाईली अनलाइकली चांस कि वो वोट करने स्टेट में लौटेगा, अगर उसके वहाँ पे और कोई टास्क नहीं है ना घर पे। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं जो अदर दी स्टेट बाहर हैं और वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल बैरियर जो आता है। तो स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सॉल्यूशन या इस तरीके की और चीज़ें आने वाले टाइम में एक फिनोमिनली अच्छा काम कर सकती हैं। अभी तो ये डमी टेस्टिंग ही है। तो बट स्टेट आपके लिए तो पेपर में एक क्वेश्चन का काम कर सकता है, वो ये है कि स्टेट याद कर लेना, तेलंगाना से जुड़ी हुई खबर है। अब उत्तर प्रदेश की, ये मैंने पहले भी एक क्लास में कवर किया कि वाराणसी देश का पहला ऐसा शहर बन चुका है
जिसने रोप वे को एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टार्ट कर दिया। अब दुनिया में भी अगर बात करी जाए तो दुनिया में सबसे जो फैंटास्टिक, जब से फैबुलस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो रोप वे पे चलता है, वो बोलीविया की कैपिटल है ला पाज का। और इसके अलावा मेक्सिको में भी इस तरीके का रोपवे सिस्टम चलता है। इस साल के बजट में हमने नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्लान बनाने के बारे में प्रपोजल रखा है कि इस तरीके के शहर जहां रोड ट्रांसपोर्ट को यूज करके उनको डिकंजेस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे हम लोग रोपवे एज अल्टरनेटिव देखेंगे। तो रोपवे सिस्टम की जहां तक बात है, अगर मैं बोलीविया की बात करता हूं, सबसे जो उनका नाम है मी टेलफ्रिको। ये एक स्पेनिश टर्म है जिसका मतलब है माई केबल कार, है ना। तो ये सबसे स्पेक्टेकुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। थोड़ा बहुत इंटरनेट पे फोटोज वोटोज देख लेना। इनकी एक कैपिटल सिटी है समवेयर हेयर जिसका नाम है लापाज। लापाज, एज फार एज लापाज इज कंसर्न, तो दुनिया की सबसे हाइट पे जो कैपिटल्स सिचुएटेड हैं उनमें लापाज रैंक 1 है। हालांकि बोलीविया की 2 कैपिटल है, एक लापाज है एक स्क्रू है नीचे, तो वो एक अलग कहानी है। वैसे बता रहा हूँ, लापाज जो है वो इंडस माउंटेन रेंज में वन ऑफ द हाईएस्ट कैपिटल, अब तो टॉप मोस्ट ही, अगर इसको परमानेंट कैपिटल कंसिडर करता हूँ, टॉप मोस्ट कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज लापाज। और उनका जो मी टेल फ्रीको सिस्टम है दैट इज बेस्ट इन द वर्ल्ड एज फॉर द जैसा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इकोनॉमिकली भी ये सेल्फ सस्टेन करता है। 33 पैसे टिकट है इसकी। एनी हाउ, तो दीज वर द बेसिक न्यूज जो इस तक हमने पढ़ी। कोई डाउट्स हैं तो आप चैट में लिखते रहिए साथ साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट, राजस्थान ने एक नई स्कीम लॉन्च करी है दैट इज प्रशासन गांव के संग। क्या होगा, लोकल एक्सेस जो जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज है वो रिमोट विलेजेस तक पहुंचाने के लिए ऐसी स्कीम लॉन्च करी गई है। अगेन रट्टा मत मारना, एक ही बार में अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार स्कीम लॉन्च होती है, वो मध्य प्रदेश में लॉन्च करी गई है। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है कि घर पे राशन पहुंचाने का काम करेंगे। मेरा घर मेरे नाम, ये पंजाब इलेक्शंस के दौरान इन्होंने जो चीज़ें उनको लॉन्च करा है, प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है। तो छत्तीसगढ़ ने एक जेनेरिक जेनेरिक दवाइयों से जुड़ी हुई स्कीम लॉन्च करी है, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर स्कीम छत्तीसगढ़ ने करी है। अब जेनेरिक मेडिकल्स मेडिसिन क्या होती हैं? ऐसी दवाइयां जिनका पेटेंट एक्सपायर हो चुका है उनको हम लोग जेनेरिक कह सकते हैं, इट बिकम अ जेनेरिक। या अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी इस तरीके के जो डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको अलाउ कर देता है कि आप पेटेंट खत्म होने से पहले ही उस चीज का फॉर्मूला कॉपी करके दवाइयां बना सकते हैं, जेनरिक ड्रग्स। तो जेनरिक ड्रग्स अपनी पेटेंटेड वर्जन से सस्ती होती है, हालांकि उनकी पोटेंसी को लेके इशू रहता है, तो दे आर चीपर। तो गरीब लोगों को इलाज कराने में आसानी होती है और उनकी अवेलेबिलिटी भी हर जगह हो जाती है। तो अब सरकार की कोशिश ये है कि जो महंगी दवाइयां हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम वहां पे सस्ती दवाइयों का भी ऑप्शन उनके लिए प्रोवाइड करें। सरकारी डॉक्टरों को ये भी गाइडलाइन दी गई कि इंस्टेड ऑफ ब्रांड नेम आप प्रिस्क्राइब करें, आप उनका जो मेन इंग्रेडिएंट एपीआई, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, वो टाइप करिए, लिखिए वहां पे प्रिस्क्रिप्शन में, सो दैट जो मरीज है वो अपने हिसाब से सस्ती दवाई खरीद सके। और उसके लिए हम लोग स्टोर ओपन कर रहे हैं, जगह जगह ओपन कर रहे हैं। ये स्टेट का था, तो ये 4 स्टेट की खबरें थी। इसके अलावा 2022 साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप जो है वो कोहिमा नागालैंड में हो रही है। कोहिमा किस चीज के लिए फेमस है ये मुझे आप बताएंगे। इसके अलावा देश का जो पहला स्टेट गवर्नमेंट ऑन्ड वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग एनालिसिस लेबोरेटरी है, ये महाराष्ट्र में। पिछले साल लेटली महाराष्ट्र जो है वाइल्ड लाइफ को लेके काफी सारे इनिशिएटिव्स ले रहा है, तो उसमें से ये एक है। तो ये न्यूज में कंसिस्टेंटली चल रहा है, दैट इज वाई आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जरा याद रख लीजिएगा। अब उत्तर प्रदेश इलेक्शन में नाम चेंज करने की प्रथा तो वैसे उत्तर प्रदेश में काफी पुरानी है। फैजाबाद का नाम अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। कोई बड़ी बात नहीं, बीजेपी की सरकार है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो गो ग्रीन स्कीम जो है वो गुजरात ने लॉन्च करी है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स को अगर सब्सिडाइज्ड रेट पे प्रोवाइड करवाना है लोगों को, उसके लिए स्कीम को लॉन्च करा है। जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, उन लोगों के लिए ये पोर्टल वहां पे लॉन्च करी गई है। अगर अगली बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन जो है वो कहाँ है, वो है लाल कुआं, नैनीताल का जो एरिया है वहां पे, उत्तराखंड में लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन है। फैक्ट है, न्यूज में था, याद रख लीजिएगा। अब महाराष्ट्र की मैं बात पहले ही कर रहा था। महाराष्ट्र ने
पहला ऐसा स्टेट बन चुका है जो वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान विच हैज इट्स ऑन वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, और किसी स्टेट का नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उसका एक्शन प्लान है, उसके एक्ट है। लेकिन महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा स्टेट बना जिनका अपना वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है। दिस फैक्ट इज सो कॉल्ड इम्पॉर्टेंट, इसको आप एज इट इज याद करें तो बहुत अच्छी बात है। अब इन दिनों में नीरज चोपड़ा बहुत न्यूज में रहे, जो जेवलिन थ्रोअर है हरियाणा से, तो उनके नाम पे जो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन पुणे है उसका नाम आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन का जो नाम है वो चेंज नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा मेडिसिन की हम लोग बात करते हैं, होम्योपैथी की बात करते हैं, तो उन्होंने वाई ब्रेक नाम की एक योगा प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर डाली है। मोबाइल एप्लीकेशंस हैं 20-25 मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो न्यूज़ में थी, उनका मैचिंग क्वेश्चन आने की संभावना अक्सर रहती है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग कर सकते हैं। बिकॉज वाई ब्रेक अगर इंडिविजुअली देखोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट टू लिंक इट विद योगा, तो आप गेस नहीं कर पाओगे, तो अकॉर्डिंगली देखेंगे। इसके बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ आयुर्वेदा, जो एक दिल्ली बेस्ड बॉडी है आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशंस की, इट्स लाइक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वेस्टर्न मेडिसिन की या आयुर्वेदा की, तो इन्होंने न्यूट्री गार्डन जो है उसको इनैगोरेट करा है, अपने ही परिसर में इनैगोरेट करा है। अब इस बेसिकली इसमें करेंगे क्या ये लोग, ऐसा नहीं है कि न्यूट्री गार्डन है तो आपको लगे सोयाबीन है, न्यूट्री से सोया नहीं कनेक्ट करना है। वहां पे ऐसी न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप्स जैसे कि आंवला हो गया, श्रीगू हो गया, इस तरीके की जड़ी बूटियां लगाई जाएंगी। धीरे धीरे इनकी इच्छा है कि इस कल्चर को प्रमोट करके भारत के गाँव और एटलीस्ट जो भी इस तरीके के लोग हैं जिनके बैकयार्ड में जगह है, तो वहां पे छोटे छोटे ऐसी वाटिकाएं लगाई जाएं जहां पे थोड़े बहुत मेडिसिनल प्लांट्स और थोड़े बहुत इस तरीके से न्यूट्रिएंट रिच प्लांट्स हम लोग लगा सकें, फॉर दैट न्यूट्रिशन कंजप्शन जो है वो देश का ठीक हो आयुर्वेदा के तरीके से। इन अभी रिसेंटली स्पेशल ड्राइंग राइट्स न्यूज में था, तो एज ऑफ नाउ करंट अफेयर में इतना याद रखना है कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंधित है, तो वो कौन सी है जी, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब एसडीआर मैंने नोट्स में डाल तो दिया, लेकिन उन लोगों को ये समझ नहीं आएगा जिनको इकोनॉमी की बेसिक समझ नहीं है, तो हम लोग यहाँ टाइम खराब नहीं करेंगे। जब मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, मैंने पढ़ानी इकोनॉमी आपको, तो इकोनॉमी में हम लोग डिटेल में देख लेंगे कि एसडीआर कैसे काम करता है क्या। एज ऑफ नाउ आप इतना याद रख लीजिए कि एसडीआर कोई करेंसी नहीं है, ये आईएमएफ के अकाउंट की यूनिट है बस। ठीक। भारत का जो सबसे बड़ा ओपन एयर फर्नरी बना है वो कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, वो जी रानीखेत उत्तराखंड में हुआ। ठीक। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट ने एक स्कीम लॉन्च करी है, स्कीम नहीं बेसिकली एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, इट इज आई रस्ते। कितना अच्छा है ना, आई रस्ते। आई रस्ते क्या है, इट स्टैंड्स फॉर, ये हमारी सरकार के बड़े अच्छे वो हैं, फीचर है हमारी सरकार की, एक ट्रेट है कि ये इंग्लिश का कोई भी वर्ड या हिंदी का कोई भी वर्ड उठाएंगे और उसकी बड़ी अच्छी एब्रिवेशन बना देते हैं। आई रस्ते, इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, रोड सेफ्टी सॉल्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट ने दिया है, आई रस्ते इसका नाम है, याद रखना। वैसे रस्ते से रोड और रोड से रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और आई से एआई बेस्ड कुछ है, आप समझ सकते हो। शून्य नेम्ड एक स्कीम लॉन्च करी है नीति आयोग ने, जिसका मतलब है, पहली बात किसने लॉन्च करी है, तो नीति आयोग ने करी है, और दूसरा इसका मतलब क्या है, शून्य क्या, जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स, कौन से, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हालांकि ये बात डबल स्टैंडर्ड्स पे लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी किसी न किसी पोल्यूशन का तो हिस्सा है ही, वो कौन से पोल्यूशन का हिस्सा है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने एक एयरपोर्ट को कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया है, वही कुशीनगर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश। अब जब कोई एयरपोर्ट कस्टम नोटिफाई होता है, इसका मतलब यह है कि वहां पे गुड्स इंपोर्ट हो सकते हैं, वहां से गुड्स एक्सपोर्ट हो सकते हैं, वहां पे जो कस्टम ऑफिसर्स है वो रुकेंगे, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ड्यू डिलीजेंस है वो लोग करेंगे। तो इट कैन बी वर्क एज एन कार्गो हब एज वेल, या जो भी वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग होती चीजों की वो हो सकती है एयर कार्गो के द्वारा। अब है लोकसभा और राज्यसभा टीवी को क्लब करके संसद टीवी बना दिया गया है, इसकी फाइनल न्यूज उन दिनों में चल रही थी। भारत जो है एशिया की पहली ऐसी कंट्री बन चुका है जिसने एक प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करा है टू कंट्रोल जस्ट लाइक सर्कुलर सिस्टम ऑफ प्लास्टिक, सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट के साथ, कि प्लास्टिक को हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, थ्रो नहीं करेंगे, बिकॉज वो एनवायरनमेंट में लंबा समय तक सस्टेन करता है, हम उसका
ओवरऑल सर्कुलर इकोनॉमी में रीयूज करते रहेंगे, रिसाइकल रीयूज, जो सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है वो इम्पैक्ट करने की कोशिश करिए, और भारत ऐसा पहला देश बन चुका है एशिया में करने के लिए। एज फार एज दिस पैक्ट इज कंसर्न, तो ये पैक्ट कोलैबोरेशन के साथ शुरू करा है। कोलैबोरेशन किसका? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर जो है वो एक NGO है, स्विट्जरलैंड बेस्ड एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए फंड मोबिलिटी का काम ये करता है। इनका जो लोगो है वो पांडा है। हिमाचलियों ने एक बार पूछ लिया था, HPSC ने कि किसी एग्जाम में पूछ लिया था कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का लोगो क्या है, तो पैंडा है, जायंट पैंडा। ठीक, तो ये बात उन्होंने वहां पे लॉन्च करी। अपार्ट फ्रॉम दिस, आयुष आपके घर, जो रिसेंटली 75 लाख मेडिसिनल प्लांट्स लोगों को घरों में डिलीवर करे जा रहे हैं, वो स्कीम का नाम है आयुष आपके द्वार, सॉरी घर मुझसे बोला गया। ये आजादी का अमृत महोत्सव के अंडर आता है, आयुष मिनिस्ट्री का काम है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर जो है वो 75 इंडियन मिशन एम्बेसीज में अभी लगाए हैं। वो किस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर लगा? आत्मनिर्भर भारत है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडियन मिशंस और एम्बेसीज के साथ मिलके उन कॉर्नर्स पे भारतीय प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे। ठीक, तो ये ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड जो है, ट्राइफेड के साथ मिलके हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ऐसा काम किया है। तो पहला सच इनिशिएटिव है जो हमने बैंकॉक थाईलैंड से शुरू किया था। अब बाकी सारे इस तरीके के काम हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, भारतीय प्रोडक्ट्स जो है वो फॉरेन की एरियाज में प्रमोट होंगे और उनका ओवरऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वैल्यू बढ़ेगा, ऐसा इनका मानना है। ठीक, सो नेक्स्ट है जी, प्रधानमंत्री ने शिक्षक पर्व 2021 लॉन्च करा, जो भी इनका टीचर्स डे पे था। तो उसकी थीम क्या है ये पता होनी चाहिए। तो क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स, लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया, ये उसका थीम था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके के डेज के थीम्स या जो भी पर्व्स हैं इनके क्वेश्चन आ जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च करा है जिसका नाम है प्राणा। प्राणा स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म्स का जमाना है, प्राणा स्टैंड्स फॉर पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। यानी कि हमारी सरकार का नेशनल एक्शन प्लान है एयर पोल्यूशन को लेके। जिन शहरों में नेशनल एक्शन प्लान के दिए गए टारगेट्स के अकॉर्डिंगली पोल्यूशन कम नहीं हो रहा, उनके लिए ये पोर्टल शुरू करा गया। ठीक, इसको भी वो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत हमने स्टार्ट किया है। जिनकी अभी तक एम्बियंट एयर क्वालिटी नहीं आ रही है, तो वहां पे 20-30% जो रिडक्शन टारगेट्स हैं उनके लिए क्या फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्टेटस रहेगा, क्या उसका इंप्लीमेंटेशन स्टेटस है, उसको इस पोर्टल के जरिए देखा जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का पोर्टल है। तो यस, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पोल्यूशन में आपने पार्टिकुलेट मैटर्स के बारे में पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एक पहल कैंपेन लॉन्च करेगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा। तो ये क्या है, तो जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं उनकी एक मास रजिस्ट्रेशन कैंपेन चलाई गई थी टेली लॉ के अंडर, उसका नाम था एक पहल। ठीक, सो दीज वर द न्यूज जो कि मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट थी। पिछले सेशन में भी हमने जुलाई टू नवंबर की न्यूज कवर करी थी, इस सेशन में भी मैंने जुलाई टू नवंबर की नेशनल न्यूज कवर करी है। एक सेशन और लगेगा, हमारा जुलाई टू नवंबर का जो नेशनल सेक्शन है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वी विल मूव टू अनदर की अवार्ड्स एंड ऑनर्स क्या थे, मिसलेनियस न्यूज क्या थी, तो वो आने वाले लेक्चर्स में वो चीजें आपको मिलती रहेंगी। इसमें जो भी डाउट्स रहेंगे आप मुझे चैट में या कमेंट में पूछेंगे, आई विल रिप्लाई। और इसका जो PDF है वो मोबाइल एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया जाएगा, उसको आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। इसके साथ जुड़े हुए जो टेस्ट सीरीज है, क्वेश्चन है, वो O2IC एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। सो आई होप इसमें कुछ चीजें जो है वो आपको हेल्पफुल लगी होंगी। आने वाले लेक्चर में इसी को आगे मैं कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग बाकी जो चीजें हैं उनको स्टडी करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, ऑल द वेरी बेस्ट।